बातें सब वही हैं, पुराने परंपराएं, रीत रिवाज, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते थे, वही सामने आ रही हैं। क्योंकि विज्ञान अभी उतना उन्नत नहीं हुआ है जितना विज्ञान तब उन्नत था जब इतने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े पिरामिड, बड़े बड़े चर्च और पर्वतों पर, दुर्गम पर्वतों पर इतने ऊंचे स्थान बनाए गए। कैसी इंजीनियरिंग थी, इस बात पर कोई शोध नहीं करता। मुझे पता है जो शोध होता है, मैं शोध पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत रुचि रखता हूं लेकिन ये समझ के बाहर है लोगों के कि ये सब कैसे बन गए। तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है कि सब कुछ पहले सही था। हमने अपने झूठे दंभ में उसे नकार दिया और टुटपुंजिए विज्ञान को लेके चल दिए। टुटपुंजिए विज्ञान को लेके, मैं केमिस्ट्री से डिफिल हूं, तब भी मैं टुटपुंजिया विज्ञान कह रहा हूं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक मेरे पास रखे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म को नहीं मानता। मैंने संपूर्ण मार्क्स और लेनिन इसलिए पढ़ा जिससे कि मैं उनकी आलोचना कर पाऊं। आलोचना का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि कम्युनिज्म में धर्म की आलोचना करते हैं तो मैंने कहा पहले कम्युनिज्म पढ़ता हूं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ता हूं, बड़ा वैज्ञानिक भौतिकवाद है, देखें कितना वैज्ञानिक है, वो पढ़ता हूं, तब उसके बाद बात करता हूं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये एक अत्यंत वैज्ञानिक चीज है, द्वंद्वात्मकता प्रकृति में है और ऊपर से धर्म का विरोध करते हैं। बड़े ही मजे की बात यह है, अम्यूजिंग चीज यह है कि मार्क्स कहते तो ये हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। मैं 1971 से मार्क्सवाद पढ़ रहा हूं, कम्युनिस्टों से ही कम्युनिज्म सीखा, धुरंधर कम्युनिस्टों से। जनवादी लेखक संघ में सम्मिलित हुआ, मीटिंग्स अटेंड की, भैरव प्रसाद गुप्ता जी के निर्देशन में, अध्यक्षता में जो मीटिंग्स हुई, जो संघ के सम्मेलन हुए, मैंने ज्वाइन किए। मुरादाबाद में ट्रेजरी ऑफिसर था तो अमरोहा में जो सम्मेलन हुआ उसमें मैंने भाषण दिया और आलोचना भी की। उत्तर किसी को नहीं आया, सारे समाचार पत्रों में छपा कि तमाम बातों का उत्तर किसी के पास नहीं। कृपया व्हाट्सएप न करें, अगर आप उत्तर देने में या बहस करने में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। मैं शास्त्रार्थ आयोजित नहीं करता, ध्यान से सुनिए। प्रकृति में द्वंद्व है। प्रकृति किसने बनाई? प्रकृति है क्या? कोई सुपर पावर है? आप सुपर पावर यानी प्रकृति की बनाई हुई चीजों में जो एक छोटी सी तुच्छ सी चीज है द्वंद्ववाद, उसके ऊपर पूरा विज्ञान खड़ा कर देते हैं। असली उद्देश्य महोदय कार्ल मार्क्स आपका सिर्फ ये था कि आपको मजदूरों को एक करके जर्मनी का शहंशाह बनना था, प्रशिया के निरंकुश शासक आप बनना चाहते थे और कुछ नहीं। आप ही की पुस्तकों में लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है, स्वयं उनके मित्र एंगल्स ने लिखा है कि मार्क्स को प्रतिदिन पदचापों का इंतजार था। कलेक्टेड वर्क्स पढ़िए पूरे। पदचापों का इंतजार था कि कोई आएगा और उनको निमंत्रित करके ले जाएगा प्रशिया का तानाशाह बनने के लिए, जर्मनी का तानाशाह बनने के लिए। कितने राज्यों से निकाले गए तो मार्क्स ने सिद्धांत दिया, स्टेट शैल विदर अवे। जैसे हम जब किसी से नाराज होते हैं तो क्या कहते हैं? मर जा, मिट जा, बर्बाद हो जा, तेरा सत्यानाश हो। तो जब मार्क्स को जगह जगह से निकाला गया सरकार विरोधी बयानों से, तो मार्क्स ने कहा स्टेट को ही विदर अवे कर देंगे। मुझे मार्क्स पसंद है, मार्क्सवाद भी पसंद है, लेकिन उसमें हजार कमियां हैं जो मैं बता सकता हूं। मार्क्सिस्ट नहीं हूं। मुझे जो चीजें पसंद है, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि मैं वही हूं। अगर मैं मोदी जी की प्रशंसा करूं, लोग कहेंगे कि वो मोदी जी के भक्त हैं। मुझे पता है सैकड़ों कमियां हैं, लेकिन मेरे छात्र आईएएस एस्पिरेंट हैं, तो सरकार की नीतियों में कमियां मैं नहीं गिनाता। क्योंकि हमें अगर सरकारी नौकरी करनी है, खुद मैं आईएएस रैंक अधिकारी रहा हूं, तो मुझे तो सरकार की सारी नीतियों में सकारात्मकता सूझ जाती है, दिखाई दे जाती है। वो सकारात्मकता आम आदमी को नहीं दिखाई देती।
ऐसे ही कार्ल मार्क्स की तमाम बातें प्रशंसनीय हैं, लेकिन वो धर्म को अस्वीकार करते हैं, ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। धर्म अफीम है, मैंने इस बात को माना है, धर्म अफीम है, लेकिन मैं जरा बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उसको समझिए पहले तार्किक रूप से। धर्म अफीम तब है अगर आप बुद्धि का प्रयोग ना करें। बाबा आया जोगिया पहने, बड़ी सी रुद्राक्ष की माला डाले हुए, आपने प्रणाम गुरुजी, आपने प्रणाम करके उसको चढ़ा दिया, जैसे आपने मुझे चढ़ाया शुरुआत में। जब मैं ये देख रहा था, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि मुझे गुरु मानने वाले कितने शिष्य हैं जो मेरी शरण में आते हैं। 350 के लगभग लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया जो कि मेरे पट्ट शिष्य बनने को तैयार थे। हालांकि बहुत नादान थे, मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, तो मैंने अस्वीकार कर दिया और मैं करूंगा भी नहीं। मैं गुरुपद लायक ही नहीं हूं। गुरु का अर्थ ये है कि शिष्य पर क्रोध ना आए, और शिष्य का अर्थ है गुरु को क्रोध न दिलाए। आप मुझे क्रोध दिलाते हैं, मुझे क्रोध आता है। मैं एक सामान्य इंसान हूं। हाँ, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं थोड़ा। तुम जिस पद पे जाना चाहते हो वो पद में छोड़ा है स्वेच्छा से, इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं। पानी का स्तर मेरे अंदर ज्यादा है। मैं एक ऐसा पात्र हूं जिसमें जल भरा हुआ है, जिसके पास ज्यादा है। पानी की टंकी हूं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें वो पानी मैं दे सकता हूं। हाइड्रोडायनेमिक्स का सिद्धांत सीधा सीधा, बस इतना ही है। मैं टीचर हूं, गुरु नहीं। गुरु का पद मेरे योग्य नहीं। आप लोग तमाम लोगों को चढ़ाकर, ये धर्म अफीम है। आप अगर भगवान की भक्ति में लीन रहकर अगर संघर्ष नहीं कर सकते, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप अपने भविष्य के लिए परिश्रम न करके केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कार्ल मार्क्स सही है, धर्म अफीम है। लेकिन ईश्वर नहीं है, ये बात गलत। कार्ल मार्क्स भी अराजकतावादी हैं, जिसको कहते हैं एनार्किस्ट। महात्मा गांधी भी अराजकतावादी हैं, लेकिन महात्मा गांधी धर्म में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। कार्ल मार्क्स हिंसा में विश्वास करते हैं। उन्हीं के बाद वाले माओ, रिवॉल्यूशन कम्स थ्रू द बैरल ऑफ गन, इसमें बिलीव करते हैं। कार्ल मार्क्स को मजदूरों को इकट्ठा करना था, हालांकि पर्सनल टॉक्स में उन्होंने मजदूरों को उचक्के और गुंडे कहा है। मार्क्स के साहित्य में एंगल्स ने खुद स्वीकार किया। पढ़िए परिमल बीकर की जो है सोशलॉजी पढ़िए, कार्ल मार्क्स के ऊपर जो लिखा हुआ वो पढ़िए। सुरेन कटारिया की कार्ल मार्क्स के ऊपर पुस्तक है, थिंकर्स की पुस्तक है, उसमें कार्ल मार्क्स है, वो पढ़िए। दोषी एंड जैन की सोशलॉजी के थिंकर्स की पुस्तक है, वो पढ़िए। और मार्क्स के कलेक्टेड वर्क्स मेरे पास तमाम रखे, आप भी खरीदिए और पढ़िए। किताबें मैं किसी को देता नहीं, ना लाइब्रेरी अलाउ करता हूँ। 16,000 किताबें हैं मेरे पास, और ईश्वर के पास सब मैंने पढ़ी। ये दम्भ नहीं है, घमंड नहीं है, एरोगेंस नहीं है, रियलिटी है। बताना जरूरी है कि आपके सामने जो आदमी बोल रहा है वो किस लेवल पर है। इस लेवल पर मैं हूं कि मैं मार्क्स पर बोल सकता हूं। तो मार्क्स ने प्रकृति के में द्वंद्व है ये स्वीकार किया। सुनिए ध्यान से, तिलमिला बिलबिला रहे हो तब भी सुनिए। प्रकृति में द्वंद्व है। मार्क्स कहते हैं कि मीथेन में CH4, पढ़िए, लेनिन की पुस्तक है, पढ़िए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। CH4 मीथेन है, इसमें CH2 जुड़ जाता है तो इथेन हो जाता है। मार्क्स का दिया हुआ एग्जाम्पल है। इसमें फिर CH2 जुड़ जाता है तो ये प्रोपेन है। ऐसे ही, यानी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ही है। लेकिन मार्क्स ने बड़ी सुंदरता से यह प्रतिपादित किया है कि क्वांटिटेटिव चेंज रिजल्ट्स इन क्वालिटेटिव चेंज। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां। यदि मैं उम्र में मार्क्स से बड़ा होता तो मैं ताली बजा के उनकी पीठ पर शाबाशी देता कि विज्ञान का कितना सुंदर स्पष्टीकरण दिया। दैट इज ए हाइड्रोकार्बन। मैक्रोस्कोपिकली इट इज ए हाइड्रोकार्बन, बट माइक्रोस्कोपिकली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नोनेन, डेकेन सब अलग अलग। कोई PNG है, कोई CNG है, कोई LPG है, कोई कुछ भी है, किसी का मिक्सचर कुछ है, किसी का कुछ है, सब अलग अलग। एकदम सही। लेकिन आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अध्यात्म नहीं है, धर्म नहीं है। अध्यात्म तो धर्म से जुड़ा हुआ, ये ईश्वर नहीं है। और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, और उस प्रकृति में जो प्राकृतिक गैसें पाई जा रही हैं, नेचुरल गैसेस, उनको आप श्रीमान जी मानते हैं। अरे महाराज, आपने तो प्रकृति की एक घटना की व्याख्या की है, और बहुत सुंदर व्याख्या की है, तालियां। लेकिन आप कहें कि ईश्वर नहीं है, तो कैसे नहीं। जब वैज्ञानिक खोज करते करते, सर पटकते पटकते, बड़ी बड़ी मशीन बनाते बनाते, गुफाओं में मशीनों को स्थापित करके घुसाते घुसाते, जब जो है सर्न में जब प्रैक्टिकल करने पहुंचे, जब उन्होंने वहां पर महामशीन लगाई, मेगा मशीन, और वहां प्रयोग किए, हर बार मशीन लास्ट पॉइंट पे आके फेल हो जाती है, तब उन्होंने पाया कि देयर आर गॉड पार्टिकल्स।
तब उन्हें मानना पड़ा कि बोसॉन्स जो है, हिग्स बोसॉन्स गॉड पार्टिकल है। एक रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिए, गणित तो इतना सबको पता है, एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है पूरब को, बगल की लाइन पे, उसी लाइन पे नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा, बगल की लाइन पे एक रेलगाड़ी पूरब से आ रही है, उस रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। गणित के बड़े सामान्य प्रश्न है, वो भी 100 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है। इस रेलगाड़ी की तुलना में उस रेलगाड़ी की सापेक्ष गति कितनी है? 100 + 100। जिनको अभी सोचना पड़ा है तो आईएएस एस्पिरेंट होने लायक तो है ही नहीं, अगर इतनी सी बात सोचनी पड़ी है। ये 100 की रफ्तार से जा रही, उधर से 100 की रफ्तार से आ रही है, तो दोनों की गतियां जुड़ जाती हैं, सापेक्ष गतियां। अब जरा मान्यवर एक प्रयोग करिए, मैं सर्न वाली लेबोरेटरी का प्रयोग आपके घर में करवा देता हूं। ड्रेसिंग टेबल तो होगी, शीशा तो हो गई, एक टॉर्च लीजिए, शीशे पे मारिए, टॉर्च मत फेंक के मार देना, टॉर्च की रोशनी, मुहावरा है, कहते हैं टॉर्च मारी, मतलब कहने का लाइट मारी, और लाइट भी मारी नहीं जाती है, लाइट फेंकी जाती है। तो टॉर्च जलाइए शीशे के सामने, उधर से टॉर्च की लाइट आपके ऊपर पड़ेगी। ओके, टॉर्च की लाइट किस गति से जा रही है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ये प्रकाश की गति होती है। उधर से लाइट आ रही है किस गति से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जाने वाली लाइट के सापेक्ष आने वाली लाइट की गति कितनी हो गई? 6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आइंस्टीन का लॉ फेल हो गया। आइंस्टीन कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा प्रकाश की गति से कोई चीज चल ही नहीं सकती, सापेक्ष गति से चल रही। यही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है संक्षेप में। आइंस्टीन ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल बट रिलेटिव स्पीड इज पॉसिबल। तो हिग्स बोसॉन में वो रिलेटिव स्पीड है कि वो उस दुनिया के नागरिक हैं। हिग्स बोसॉन उस दुनिया के निवासी हैं, बाशिंदे हैं, जिस दुनिया को हमने देखा ही नहीं। हम तो बस अपनी कायनात ब्रह्मांड को जानते हैं, और इस ब्रह्मांड में सारी चीजें प्रकाश की गति के अंदर ही चलती हैं। प्रकाश की गति से सिर्फ प्रकाश चलता है, दूसरा कोई नहीं। साइंटिस्ट ने ईसीजी सुदर्शन उनका नाम है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्होंने खोज की कि प्रकाश की गति से, तीव्र गति से चलने वाले पार्टिकल्स हैं, जिन्हें टैक्योन कहा गया। ये सारी बातें ठीक, लेकिन ये है तो महाराज प्रकृति में। कार्ल मार्क्स जी, ये प्रकृति में है, जिसको आपने नकार दिया। प्रकृति कुछ नहीं, नथिंग। आपके दिमाग में सिर्फ पैसा है, जो आपके पास था नहीं, जिसके कारण आपकी पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, और आपने नौकरानी से प्रेम कर लिया। पता नहीं पहले किया है बाद में किया, लेकिन आपने नौकरानी से प्रेम कर लिया, अवैध संबंध स्थापित किए, पत्नी चली गई धन के अभाव में, बच्चे चले गए धन के अभाव। भाई क्यों नहीं कमाया पैसा आपने? क्यों नहीं कमाया? लेकिन आपको प्रसिद्ध होना था, आप हो गए। आपके सिद्धांतों पर चल के मैक्स वेबर आलोचना कर करके फेमस हो गए आपकी। मैक्स वेबर जिंदगी भर मार्क्स के भूत से द्वंद्व करते रहे। मैक्स वेबर वॉज ऑलवेज इन डायलेक्टिक्स विद द घोस्ट ऑफ मार्क्स, कहा गया है। लेकिन आपने दुनिया के मजदूरों को इकट्ठा किया महाराज, कर लिया, बहुत अच्छा किया। रूसी क्रांति करा दी। वो रूस जो सन 90 में, रूस मतलब मैं सोवियत संघ को रूस कहता हूं, मेरे जमाने के सभी लोग कहते हैं, तो वो सोवियत संघ विघटित भी हो गया। आपकी थ्योरी गलत थी। आपने कहा था पूंजीवाद में विघटन के सिद्धांत निहित होते हैं, लेकिन नहीं, आपके साम्यवाद में, आपके समाजवाद में विघटन के सिद्धांत निहित विघटित हो गया। पीआरसी चाइना कोई समाजवादी नहीं है, झूठ बोलता है चाइना, पूरा पूंजीवादी है। दुनिया भर में तो पूंजी फैलाए हुए, काय का समाजवादी? नाम से कोई समाजवादी होता? पीएलए कहने से कोई थोड़ी हो जाता पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। काय का लिबरेशन है? पीपुल्स के ऊपर डंडा करने वाली आर्मी है, डंडा सर पे मारने वाली। काय की लिबरेशन आर्मी? कौन सा लिबरेशन करा रही है? कौन सी आर्मी करा रही है? नो, दैट इज ऑल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। उनके मानने वाले हिंदुस्तान में बैठे, नेपाल को बर्बाद कर दिया पूरा। जो है हमारी मजबूरी है कि उनके अर्थव्यवस्था के फैलाए ताने बाने में सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो हम उनके प्रोडक्ट खरीदे। सब कुछ जितना भी है सब मेड इन चाइना, चाहे ये माइक हो, चाहे ये जो कैमरा हो, और चाहे ये लैपटॉप हो, और चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। व्हाट कैन आई डू व्हेन देयर इज नथिंग अवेलेबल इन मार्केट दैट इज मेड इन इंडिया? पहले हम इंडिया प्रोडक्ट खरीदा करते थे, धीरे धीरे लाला लोगों ने जो है ज्यादा फायदे के चक्कर में सब चीन से खरीदना शुरू कर दिया। लाला तो लाला है, उसे तो ला और ला दोनों तरफ से चाहिए, वो तो फायदा कमाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने जो धन का सिद्धांत दिया कि पूंजीपति जो है वो मजदूर का शोषण करता है, ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। पढ़ी होती तो आपको समझ में आता है सब गलत है टोटल। दास कैपिटल इज टोटल रॉन्ग। मेरे पीछे इन पर्दों में रखी हुई ये जो बड़ी सी दिख रही किताब, ये दास कैपिटल है, 3 खंड में।
पूंजी, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, प्रथम खंड में ही चौपट कर दिया है। एक टेलर एक शर्ट सिलवाता है मजदूर से, शर्ट की कीमत $10 आती, मैं अपने हिसाब से $10 कह रहा हूं, उसमें कुछ और लिखा है रूबल, वो उसमें क्या नाम ड्यूश मार्क वगैरह होगा, तो $10 आती है बेचने की, मूल्य उसका $10 है, और वो टेलर को $1 देता है, तो $9 का फायदा करता है। इसको उन्होंने कहा सरप्लस वैल्यू। काहे की सरप्लस वैल्यू? पूंजीपति पैसा नहीं लगाता, कैपिटल नहीं लगाता, कैपिटल मुफ्त में आती है, जो जमीन पे उसने वो मशीनें लगाई हुई हैं वो मुफ्त में आती है, जो मशीनें खरीदी वो मुफ्त में आती है। अकाउंटेंसी के बेसिक प्रिंसिपल कॉस्टिंग के उनको नकार दिया मार्क्स ने। लास्ट तक सुधार करते रहे, कर नहीं पाए, पूरे 3 खंड हो गए, लास्ट में जाके सर पकड़ देते हैं कि यार क्या थ्योरी है, जब नहीं पता तुम्हें पूंजी के बारे में तो पूंजी काहे लिख दी। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैपिटल, आपके पास तो कभी रही ही नहीं, भूखों मरने वाले आदमी थे आप तो, आपके पास कोई पूंजी थी ही नहीं। आपको पूंजी के बारे में थ्योरी बकवास कर रहे हैं फालतू की, कि पूंजी ऐसे पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, कैपिटलिस्ट कैसे पैदा करता है। इंडिया में पूछिए व्यापारी जो है कितने सरकारी डिपार्टमेंटों को घूस दे देके तब व्यापार स्थापित कर पाता है, ना दे घूस तब भी 20-22 डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। जब मैं सर्विस में था, एक व्यापारी को 20-22 डिपार्टमेंट डील करने पड़ते थे। ये हालत थी। आज की स्थिति मुझे नहीं पता, क्योंकि न मैं व्यापारी हूं, न फैक्ट्री वाला हूं, न दुकानदार हूं, और न अब अधिकारी हूं, रिटायर्ड हूं। ये सब व्यापारी जानते हैं कि कितनी मुश्किल से धन कमाया जाता है, कैपिटल अर्न की जाती है। इसीलिए व्यापारी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, साहसी हिंदी में कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। उस व्यापारी को कार्ल मार्क्स ने धो दिया, उन मजदूरों के नाम पर जिनको इकट्ठा करके अपनी सेना खड़ी करनी थी। अगर ये तानाशाह होते तो जैसे हिटलर ने लोगों को इकट्ठा किया, रक्त के नाम पर, शुद्धता के नाम पर एसएस गुदवा देता था, शुस्टाफिल, जिसका अर्थ होता था विशुद्ध आर्यन रक्त, लोगों को इकट्ठा किया, बंटवारा किया जर्मन यहूदियों का, ये सारा काम करके वो तानाशाही करता रहा। मुसोलिनी ने फांसीवाद के अंतर्गत जो इटली में किया, यानी राष्ट्रीयता के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया, झूठी छद्म राष्ट्रीयता, उसके नाम पर लोगों को इकट्ठा किया। अगर मार्क्स को मौका मिलता तो ये सिर्फ मजदूर और पूंजीवादियों को लड़ाई करवा के, और वही हुआ। मार्क्स तो मर गए, उनका स्वप्न उनके जीते जी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों पर लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी ने 15 देशों में क्रांति करवा के वो पूरा सोवियत संघ बना लिया। कितने महान थे मार्क्स, मैं उनकी महानता को सर झुकाता हूं, लेकिन इसके पीछे दुर्भावना थी, सद्भावना नहीं थी, मजदूरों की भलाई नहीं थी। सोवियत संघ को समझ में आते आते 1990 आ गया, 73 साल लग गए। 1917 में क्रांति हुई थी, इतने साल बाद समझ में आया कि ये सब फर्जी है मामला। तरस गए थे लोग बाग उस नीरस जिंदगी से जो सोवियत संघ में लोग जी रहे थे। तुमने सोवियत नारी, सोवियत संघ, स्पुतनिक, बाल स्पुतनिक पत्रिकाएं नहीं पढ़ी, इतनी घटिया पत्रिकाएं होती थी। तुमने वो प्रगति प्रकाशन मास्को की ये पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, जो ये मार्क्स एंगल्स है, ये पुस्तकें तुमने नहीं पढ़ी हैं। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र, ये सब तुमने नहीं पढ़ी हैं। अगर प्रगति प्रकाशन मास्को किताबें देखी होती थी, 5 पैसे की, 10 पैसे की, उस जमाने में 1971-73 में आती थी, वो भी बहुत सस्ती होती थी। और पत्रिकाएं जो है वो 11 रुपए में 3 पत्रिकाएं 3 साल तक आती थी। इतनी नीरस, इतनी बोर, सिवाय अपनी तारीफ। वही इंदिरा गांधी ने अपनाया कम्युनिज्म का तरीका, सोशलिज्म का, वही प्रगति मैदान बनाया, वही लाल चौक की तरह से और वही मास्को की तरह से यहां बनाया। उनका बस चलता तो क्रेमलिन बना देती, मास्को बना देती, पूरा हिंदुस्तान। प्रेम बिल में जो है भारत के संविधान में समाजवादी शब्द रख दिया, जो इतना बड़ा कोड़ है भारत के लिए है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो भाजपा सरकार आई तो वो बना रहा शब्द संविधान में, इन्होंने पूरा पूंजीवाद के पैटर्न पे चले। आज का जमाना है पूंजीवाद चलने का। पता चल रहा है लोगों को कि समाजवाद से काम चलता है कि पूंजीवाद से चलता है। दिखाई दे रहा है कोरोना पीरियड में, अच्छे अच्छों की ऐसी तैसी हो गई है। कार्ल मार्क्स पर फिर से, मार्क्स ने फर्स्ट इंटरनेशनल जो सम्मेलन है वो आयोजित किया लंदन में, मजदूरों को बुलाया, नारे दिए,
दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। उस जमाने में मजदूर की स्थिति बहुत खराब है, मैं मानता हूं, बहुत खराब, बहुत शोषण। आज नहीं, आज मजदूर उल्टा मालिक का शोषण करे। लेकिन अभी जो मजदूर सड़कों पे थे, मुझे वही मार्क्स याद आ रहे थे, और वही जो है 1864 का इंटरनेशनल याद आ रहा था कि जब ये कहा गया, मेरे ख्याल से 64 ही है, 64 है शायद। मार्क्स ने कहा तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो बुर्जुआ खिलाफ, नए नए शब्द गढ़े, बुर्जुआ, बोर्जुइस, मजदूरों का प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा, सब कुछ हार चुके हो जो। एलिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम लाइफ, एलिनेशन फ्रॉम ऑक्यूपेशन, एलिनेशन के शब्द दिए, बताया कि एलिनेशन क्या होता है, अलगाव क्या होता है, व्यक्ति अपने परिवार से, अपने जीवन से अलगावग्रस्त हो जाता है, ये सब उन्होंने बताया। मजदूरों को तो समझ में नहीं आया, बुद्धिजीवियों की समझ में आ गया। बुद्धिजीवी संतुष्ट हुए इसलिए कि उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, 5 अवस्थाएं बताई। स्लेव वाली अवस्था, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर मास्टर स्लेव, फिर फ्यूडल लॉर्ड सर्फडम, इसके बाद कैपिटलिस्ट और सर्वहारा वाली, और फिर आएगा समाजवाद। आएगा कौन आएगा? मेरे करण अर्जुन आएंगे, 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 ये करते रहे। करण अर्जुन ना आए, फिल्म में तो आ जाते हैं, यहां ना आए करण अर्जुन। मतलब ये कि समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा। इंदिरा गांधी भी यही रखती रही, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इतनी चिढ़ हो गई थी, नफरत हो गई थी ये हम होंगे कामयाब सुन। हालांकि इमरजेंसी से पर्सनली मुझे फायदा हुआ था, मेरी कोई नहीं सुनता, वो सुन ली गई और मुझे उससे लाभ भी हुआ, जिसकी वजह से मैं पीएचडी कर पाया, स्कॉलरशिप मिल पाया, नहीं तो कोई सुनता नहीं भ्रष्टाचार में। लेकिन फिर भी मैं आपातकाल से घृणा करता हूं, सुनते सुनते कान पक गए थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होता कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ मायनों में अभी बहुत साल पहले अच्छे दिन थे, क्योंकि हमें हमारी पूंजी पर 13% ब्याज मिलता था, चीजें भी सस्ती थी, पेट्रोल डीजल भी सस्ता था बहुत साल पहले, सन में 94 की बात बता रहा हूँ, 93-94। आज 3% ब्याज मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 6% ब्याज मिलता है। वय वंदन योजना, प्रणाम बुजुर्ग महोदय, वय वंदन योजना, वय की वंदना करते हैं 6% ब्याज लेके। आप जिंदगी भर कमाइए, मर जाइए, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछ रहा। 6% ब्याज, ये अच्छे दिन है आज के। एनीवे फिलहाल पूंजी के बिना जीवन नहीं है। ढोंग संन्यास का करने की सोची मत। तो मेरे शिष्यों में तमाम लोग सोचते हैं कि गुरुजी मेरा संन्यास लेने का मन करता है। निकम्मापन है संन्यास, निकम्मापन है। भगवान का ध्यान करिए, परम ब्रह्म की आराधना करिए। मार्क्स तो ईश्वर की बात ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? ये प्रकृति किसने बनाई है? ये जो आप कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, कहां से हो रही है? फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी मास रिलेशन सेम होता है। कहां से आती है? हम लोग बचपन में कविता पढ़ते थे, मार्क्स ने तो पढ़ी नहीं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, और एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे हमें तो बचपन से संस्कार दिए गए हैं कि जिस किसी ने तो बनाया है ये, उस ईश्वर के हम गुण गाएं, शीश नवाएं। तो लालची आदमी था, इसे तो सत्ता चाहिए थी। दुनिया के मजदूरों एक खुदा अकेले में कहता था मजदूर चोर है, उचक्के गुंडे हैं। लड़की की शादी पूंजीपति से की। खुद इनकी पत्नी जैनी जो थी वो कैपिटलिस्ट थी। जिस आदमी की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाया करते थे, उसी बेटी को पटा लिया, शादी कर ली, वो पूंजीपति था। पूंजीपति से किताबें लेके पढ़ी, पूंजीपति को बेटी ब्याही, पूंजीपति की बेटी से शादी की, जिंदगी भर तो पूंजीपतियों के संपर्क में रहे। काय बात के प्रोलेटेरिएट के समर्थक थे भाई। मजदूरों के लिए क्या किया? मजदूरों के लिए ये किया, जो संपत्ति उन बेचारों के पास थी वो भी छीन ली। रशिया में यानी सोवियत संघ में इररिडीमेबल बॉन्ड जारी किए। अच्छे कम्युनिस्टों को नहीं पता है, इररिडीमेबल बॉन्ड कहलाते हैं। यानी कि आपकी जितनी संपत्ति हम छीन लेते हैं, अगर हम सरकार है तो, कितनी बढ़िया बात, आपकी संपत्ति छीन लेते हैं, आपको एक लिख के देते हैं बॉन्ड कि आपके 5 लाख रूबल मैंने लिए सरकार ने,
लेकिन ये इरिडीमेबल है। आपको धन्यवाद कि आपने सरकार को 5 लाख रूबल दिए, लेकिन ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। इरिडीमेबल है। आप ये बॉन्ड लेके जाएं सरकार के पास। ये तो भारत सरकार है जिसके हर नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वादा करता हूं, और मिलते भी हैं। चोरी से कमाए हो, नोटबंदी हो जाए तो बात अलग है। कितना बढ़िया काम किया पीएम ने मित्रों। और उसके बाद खत्म, चोर उचक्के सब जो है खत्म हो गए। वो तो नहीं होते, लेकिन फिर भी सांप लौट गया सीनों पे। ईमानदारी की कमाई होती है तो ये होता है जितने पैसे हैं लेके भैया बैंक पहुंच गए, ये जमा कर लो और नए वाले दे दो। ले आए, थोड़ी तकलीफ हुई, ले आए। कौन सी समस्या है? समस्या तो उन्हें जिन्होंने 2 नंबर कमाई कर रखी थी, जिनके पास कोई हिसाब नहीं था। कार्ल मार्क्स पूंजी से लड़ते रहे जिंदगी भर, पूंजी नहीं मिली, भूखों मर गए, बीवी बच्चे मर गए, बीमार बने रहे, केवल सरकार का विरोध करते रहे। क्या कारण होता है? बड़ी अच्छी बात कही है किसी थिंकर ने। मैंने मैकियावेली के लिए पढ़ा था, फिर मैंने हीगल के लिए पढ़ा। हाँ, मजे की बात ये, मार्क्स की सारी थ्योरी तो हीगल पे आधारित है। हीगल को डांट डांट के कहने लगे हीगल उल्टा खड़ा, तो मैंने सीधा कर दिया। अरे तुम खुद उल्टे खड़े हो। हीगल विचारों की बात करते हैं। आई अप्रिशिएट हीगल एंड आई बिलीव इन हीगल। हीगल का डायलेक्टिक्स है, मार्क्स ने उसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बना दिया। हर चीज में पदार्थ थोड़ी काम आता है। कहां पदार्थ काम आता है? मार्क्स का मतलब तो यह है कि संसार में जितने युद्ध होते हैं वो जर जमीन जन पे ही होते हैं, खाली सेक्स और पूंजी पे होते। नथिंग लाइक दैट। इस पे नहीं होते। लड़ाइयां मूछ की भी होती, केवल बात की लड़ाइयां होती। तमाम बातें। महाभारत पूंजी पे नहीं था, द्रौपदी की बात पे था। राम रावण युद्ध किस बात पे था? बस वही कांड था जो राम जो है सपरिवार जिस दंडक वन में विचर रहे थे, और वो रावण का साम्राज्य लगता था डिस्प्यूटेड एरिया रहा होगा, गलवान टाइप होगा कुछ मामला। उसने अपने जासूस भेजे, इन्होंने मार दिए। सुपर्णखा भेजी, उसने प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। चली गई, नाक कटवा के। नाक कट गई मतलब भाई एक औरत प्रपोज करे तो उसकी नाक तो कटी जाती है, स्वीकार ना किया जाए। गलत आदमी को प्रपोज किया, दोनों विवाहित थे। किसी बंदर भालू किया होता तो बात अलग है। तो अल्टीमेटली ये युद्ध कौन सा कार्ल मार्क्स के आधार पर आता है? कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हिदरटू इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। सुन लो ध्यान से, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हिदरटू, एग्जैक्ट वर्ड्स है मार्क्स के, इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। कहां है क्लास एंटागोनिज्म? राम रावण युद्ध में। महाभारत युद्ध में कौन सी क्लास एंटागोनिज्म है? कौन सा क्लास है? राम दलित थे कि रावण दलित थे? राम प्रोलेटेरिएट थे कि रावण प्रोलेटेरिएट थे, यानी कि सर्वहारा थे, मजदूर थे, या ये किसी फैक्ट्री के मालिक थे? अयोध्या में कोई वो थोड़ी चल रही थी फैक्ट्री जिसके मालिक थे राजा, ये भी थे राजा, वो भी थे। मार्क्स महोदय, आपके सिद्धांत चौपट हैं। ईश्वर की आराधना की होती तो मोक्ष मिल गई होती। भटक रहे होगे कहीं भूत प्रेत बन के, मोक्ष नहीं मिली आपको। श्रीमान जी, प्रकृति चलाने वाला कोई है, वैज्ञानिक भी जिसको मानते हैं। आपने वैज्ञानिक भौतिकवाद तो बता दिया, साइंटिफिक डायलेक्टिक्स, लेकिन साइंस आई कहां से? अगस्त कॉम्ट की बात मानते, प्रत्यक्षवादी बातें मानते, तो साइंस के पीछे का अध्यात्म समझ में आ जाता। तो ये समझ में आ जाता कि मेटाफिजिक्स क्या होती है। मेटाफिजिक्स तो आप गोल कर गए, फिजिक्स फिजिक्स में रहे, लोगों को प्रभावित कर लिया। मध्यम वर्ग को भी, पढ़े लिखे वर्ग को भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बातें करके, या बीज वृक्ष बनता है उसकी बातें करके, ये सब बातें करके साइंस, छोटी मोटी साइंस बता के लोगों को प्रभावित कर लिया। मजदूरों को ये कह के प्रभावित कर लिया तुम्हारे पैरों में तो जंजीरें पड़ी है, अगर खोओगे तो जंजीरें खोओगे। अरे भैया, वो जंजीरें छूटी तो दूसरी जंजीरें पड़ गई, जेब की संपत्ति भी निकल गई, पूरा यूएसएसआर ने जब्त कर ली प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों कूपन पकड़ा दिए। यू हैव नो राइट टू अर्न, यू हैव नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो तो गनीमत थी। मार्क्स ने परिवार के खिलाफ नहीं कहा,
वरना प्लेटो महाराज तो पहले ही कह चुके हैं, प्लेटो का कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, सबकी पत्नियां सबकी हैं। पत्नियों का साम्यवाद पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस किताबों में प्लेटो पढ़ो, क्वेश्चन आता है आईएएस में, पत्नियों का साम्यवाद।